हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के काव्य खंड के पार्ट 1 के बारे में, जिसका नाम है कड़बक और जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म तिथि के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ है वो अनुमानतः बताया जाता है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में 1492 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ और 1548 ईस्वी के आसपास इनका निधन हो गया। निवास स्थान के बारे में बात करें तो इनका जो निवास स्थान पता चलता है वो जायस नामक स्थान है, जो कब्र अमेठी में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। पिता के बारे में बात करें तो पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है और इनको मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है। गुरु जो थे, इनके 2 गुरु थे, जिसमें से पहला नाम है शेख मोहिदी, सूफी संत थे, और सैयद अशरफ जहांगीर दूसरे व्यक्ति का नाम है। प्रारंभ में जायस में रहते हुए मलिक मोहम्मद जैसी किसान थे और बाद में शेष जीवन इन्होंने फ़कीर के रूप में व्यतीत किया। बचपन में ही मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो अनाथ हो गए थे और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इन्होंने अपना बचपन बिताया था। इनके बारे में बात करें तो इनका जो व्यक्तित्व है हमें पता चलता है कि ये रूपहीन थे, चेचक के कारण ये रूपहीन थे और बाईं आँख और बाईं कान से भी ये वंचित थे, ये भी हमें याद रखना है। स्वभाव जो था इनका, ये संत टाइप के इंसान थे और इनके बारे में लोग क्यों पढ़ता है, क्यों जानता है, तो इसके बारे में बात करें तो इनके कृतियों की वजह से इनके बारे में लोग जानता है। कृतियाँ इनकी है पद्मावत है जो सबसे फेमस है और पद्मावत की वजह से इनको लोग याद रखता है। और उसके बाद जो है अखरावट है, अखरावट भी इन्हीं की कृतियों में से एक है। आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसला या मसलानामा है। इन सारी कृतियों के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कुछ अन्य कृतियों के बारे में भी हमें पता चलता है, में से चंपावत है, होली नामा है, इतरावत है इत्यादि। इन सारे के सारे जो उल्लेख हमें पता चलते हैं, इनके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बात करें तो जैसी के लिखे बहुत सारे काव्य हमें प्राप्त होते हैं, जो कुछ व्यक्तियों ने, जिसमें से जो 2 फेमस नाम मिलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा नाम है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इनके द्वारा क्या किया गया, इन लोगों के द्वारा कि इनकी जितनी भी कृतियाँ थी उनको एक ग्रंथावली का रूप दे दिया गया, जिसको जायस ग्रंथावली के नाम से संपादित किया गया। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा जायस ग्रंथावली को संपादित किया गया, ये भी याद रखना है। आगे हम बात करें तो हम जब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में तो क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, इनकी उज्जवल अमर कृति जो है, इनका आधार है उनका महान काव्य जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत के वजह से हम किसको याद करते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी को ज़्यादातर याद करते हैं, क्योंकि पद्मावत एक ऐसी कृति है जिसमें इतना बेहतरीन रचना इन्होंने किया, जिसमें दिखाया है प्रेम कहानी को। उसमें कौन कौन से जो व्यक्ति हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है रतन सेन के बारे में। रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी है पद्मावती। इनकी प्रेम गाथा, इनकी जो प्रेम कथा है, इतनी बेहतरीन तरीक़ा से इन्होंने पद्मावत में रचा है, जिसकी वजह से हम मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ते हैं। और ये कहाँ के थे? चित्तौड़ के नरेश थे रतन सेन, ये भी याद रखना है। रतन सेन कहाँ के नरेश थे? चित्तौड़ के। और जो राजकुमारी थी पद्मावती, वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके बारे में हमको जानना है, आगे और भी बात करेंगे इनके बारे में। अभी हम बात करें तो इस प्रेम कथा का जो त्रिकोण पूरा होता है वो कब पूरा होता है? तो जब दिल्ली का एक सुल्तान है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जब ये कहानी में आके जुड़ जाता है तब जाके इसका त्रिकोण पूरा होता है, इस कहानी का त्रिकोण पूरा होता है। मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है कि ये प्रेम की पीर के कवि हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो प्रेम के ऊपर ही रचना की, जिसकी वजह से इनको कहा गया कि ये प्रेम की पीर के कवि हैं। आगे बात करें तो इनका जो प्रथम कड़बक है, यहाँ पे आप लोग कड़बक कर लीजिएगा, कड़बल हो गया है। कड़बक में हम बात करें तो कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त द्वारा महिमान्वित करते हुए इन्होंने अपने रूप से भी अधिक अपने गुणों की
ओर हमारा ध्यान खींचा है और ये कहते हैं कि यही जो हमारे अंदर कमी है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गुण है हमारा, इसी गुण के कारण हम इस पद्मावत जैसे मोहक काव्य का रचना कर पाए हैं। आगे हम बात करें तो इनका जो द्वितीय कड़वक है वो कहता है कि कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इस काव्य की रचना इसे रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोए हुए है। चलिए हम बात करते हैं प्रथम कड़वक के बारे में और सारे कहानी के बारे में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। प्रथम कड़वक है वो क्या कहता है, तो ये कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सुई विमोह जय कवि सुनी। कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचनावत के अंश है, जिसमें कवि क्या कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सोई विमोह जय कवि सुनी, यानी एक नैन के होते हुए भी कवि जो है वो गुणी है, गुणवान है और जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित तो हो जाता है। कहते हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है, लेकिन चंद्रमा जिस प्रकार अपने कमी को छिपा के और अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशमान किए हुए है, उसी तरह से कवि भी अपने रूपहीनता को न देखते हुए अपने काव्य के प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशमान कर रहे हैं, अपने प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। आगे बात करें तो कहते हैं कि जग सूझा एक ही नैनाहा उआ सुख असनख्तन महा। कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस पूरी दुनिया को भली भांति देख लिया है। कवि जो थे वो बाएं आंख से वंचित थे और बाएं कान से भी उनको कम सुनाई देता था, यानी बाएं कान से भी वंचित थे। वही कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच में उदित है, उसी प्रकार कवि भी अपनी एक ही आंख से पूरी दुनिया को भली भांति समझ लिए हैं। कहते हैं कि जो लही अम्भई डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में नुकीली डाभ देखे होंगे आप लोगों ने, जब तक वो नुकीली डाभ यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं आता है। कहते हैं कि किन समुद्र पानी जो खारा तो आई बतो भयहु असूझ अपार। कहते हैं कि जब जिस प्रकार समुद्र का पानी खरा है इसीलिए वह असूझ और अपार है। कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वह असूझ है और अपार है, कोई भी उसे अभी तक समझ नहीं पाया। कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को शिव के त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। कहते हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न परा कंचन होई नहीं कंचन करा। कहते हैं जब तक वह घड़िया यानी सोना गलाने वाला जो पात्र है उसमें सोने को गलाया नहीं जाता, सोने के कच्ची धातु को गलाया नहीं जाता, तब तक वह उपयोगी नहीं होती है। जो सोना होता है वो कच्ची धातु के रूप में जब पाया जाता है तो उसको घड़िया यानी सोना गलाने वाले पात्र में उसे गलाया जाता है, तब वह कच्ची धातु उपयोगी होती है। कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण अवते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गई मुख जो वही कही चाऊ। कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जो कवि हैं वो दर्पण की तरह स्वच्छ भाव वाले हैं और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनकी मुख की तरफ ताका करते हैं। आगे कहते हैं दूसरे कड़बक में कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा जोरी लाई रकत कैले ही गाढ़ी प्रीति नैन जल भे। कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कवि
कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोहम्मद ने यही काव्य रच कर सुनाई है। ये जो काव्य है इस काव्य को रच के सुनाया है, और जिसने भी इसको सुना वो प्रेम की पीड़ा को समझ पाया, गा पाया, उसका अनुभव कर पाया। फिर कहते हैं कि मैंने इस कविता को, यानी जो रिलाई रकत कैले ही गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, कहते हैं कि मैंने इस कविता को रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। आगे कहते हैं कि ओ मन जाने कवित अस कीन्हा मकु यह रग रहे जगत मन चीना, कहते हैं कि ओ मन जानी कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चीना, कहते हैं कि यह कविता जायसी ने यह सोच कर लिखी कि मेरे मरने के बाद भी दुनिया में मेरी ये कृति अमर रहेगी और लोग मुझे इसी के माध्यम से याद रखेंगे। कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघव जयकीन बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि रतन सेन जैसा राजा अब कहाँ है, वो सुआ कहाँ है जिसने राजा को ऐसी बुद्धि दी, सुल्तान भी अब वह नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी अब कहाँ है, वो भी नहीं रहे। कहते हैं कि और वह राघव चेतन भी नहीं है जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का वर्णन किया था, उनके रूप का वर्णन किया था कि पद्मावती कितनी सुंदर रानी थी। वो रूपवती सुंदर रानी भी अब कहाँ है, वो भी नहीं रही, कोई नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उसकी उन लोगों की कहानी जो है वो रह गई, यानी उनकी कहानी जो है वो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न बासु, कहते हैं कि धन्य वही है जिसकी कृति आज भी विद्यमान है, जैसे फूल के मरने के बाद भी उसकी खुशबू हमेशा बची रहती है, उसी प्रकार जो धन्य व्यक्ति हैं यानी जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी कृति हमेशा विद्यमान रहती है, लोग उनके बारे में हमेशा बातें करते हैं। कह रहे हैं कि जे न जगत जस बेचा कोई न, कहते हैं के न जगत जस बेचा के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरै दुई बोल, कहते हैं कि संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने इसे खरीदा है, जो मेरे कलेजे के खून से रचित इस कहानी को पढ़ेगा वो हमें शब्दों में ज़रूर याद रखेगा। यहाँ पे ये चैप्टर होता है हमारा हिंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।